तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस लेवल पर आने का मौका दिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे एम्पलीफायर रिपेयरिंग का क्लास 1 है, यानी लेसन 1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं जो हमारा एम्पलीफायर होता है, इस एम्पलीफायर के अंदर की चीजें जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इसके बाहर की चीजें, जो इसकी बाहर की जरूरतें होती हैं। जैसे कि देखा होगा आपने, जो हमारा एम्पलीफायर होता है इसकी पावर, सबसे पहले इस एम्पलीफायर को पावर की जरूरत होती है। तो आज हमारा सेशन है जिसमें हम एम्पलीफायर को जो पावर की जरूरत होती है, जिन जिन पावर की जरूरत होती है, उनको हम पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर देखा होगा, जो एम्पलीफायर होता है उस एम्पलीफायर को हम 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हैं, 24 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हैं और डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी से भी चला सकते हैं। जो हमारे घरों में 220 वोल्ट एसी आता है उससे भी हम चला सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग एम्पलीफायर में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कुछ एम्पलीफायर 12 वोल्ट से चलते हैं, कुछ 24 वोल्ट से चलते हैं और कुछ एम्पलीफायर बैटरी से डायरेक्ट नहीं चलते हैं, वो बिजली से ही चलते हैं। ठीक है, यानी 220 वोल्ट एसी से चलते हैं। तो समझ लेते हैं चलिए कि जो हमारा एसी है ये क्या होता है, एसी कैसे होता है, इसको हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो दोस्तों जो एसी होता है, एसी में आपको पता है एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, यानी जो एक तरह हमेशा ना रह पाए, जो हर समय बदलता रहे, उसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो एसी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर देखिए, मान लेते हैं जो हमारी ये सेंटर वाली लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये 0 है और जो अप जा रहा है, ठीक है, जो साइकिल अप हो रहा है, ये जो इसका पीक है, इस पीक पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहां पर मान लो 220 वोल्ट यहां पर है। ठीक है, 220 वोल्ट। ठीक है, और जो नीचे आ रहा है ये भी क्या होगा, 220 वोल्ट होगा। ठीक है, 220 वोल्ट नीचे की तरफ भी आता है और 220 वोल्ट ऊपर की तरफ आता है। तो दोस्तों इस तरह का ये सिंबल होता है। ये सिंबल आपको हमेशा याद रखना है कि ये एसी का सिंबल, मैं जब भी सर्किट के माध्यम से कोई चीज समझाने का प्रयास करूंगा तो वहां पर मैं इन चीजों का इस्तेमाल करूंगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा एसी होता है वो इस तरह के सिंबल होता है और जो हमारी एसी होता है, जो घर में एसी होता है, उसमें साइन वेव होता है। ठीक है, जो ये साइन वेव मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं पहले। देखिए जो, देखिए यहां पर ये जो सर्कल बन रहा है ये हाफ सर्कल है। ठीक है, यानी जो आपका कोई सर्कल का मतलब एक गोलाई। ठीक है, ये गोलाई है, इस गोलाई को हम सर्कल कहते हैं। लेकिन अगर इसको बीच से कट कर दिया जाए, देखिए मैंने बीच से कट कर दिया तो इसका ये ऊपर वाला हाफ साइकिल हो गया और नीचे वाला भी हाफ साइकिल हो गया। तो क्या होता है, एसी में जब होता है तो हमारा जो ऊपर वाला हाफ साइकिल होता है इसको हम पॉजिटिव साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव साइकिल और इसको निगेटिव साइकिल बोलते हैं। जो हमारा एसी होता है वहां पर पॉजिटिव और निगेटिव ये हर समय बदलता रहता है। तो दोस्तों ये कितनी बार बदलता है ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों आपने एम्पलीफायर में शायद देखा हो कि एम्पलीफायर में लिखा होता है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो हमारा, जैसे हमारे पूरे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट सबके घरों में दिया जाता है। तो और कई देशों में ऐसा होता है कि वहां पर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हम अपने इंडिया की बात करेंगे, वहां पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं 50 हर्ट्ज, ठीक है, मैं यहां पर 50 हर्ट्ज लिख रहा हूं। 50 हर्ट्ज इसी तरह से लिखा जाता है दोस्तों, देख लीजिए, यह फ्रीक्वेंसी का जो माप होता है उसको हम हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का माप होता है, जैसे हम लंबाई होती है, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। और जो हमारा जैसे पानी हो गया या तेल हो गया, इस तरह की जो चीजें होती है उसको हम लीटर में नापते हैं। और जो हमारा वजन होता है उसको हम किलो में मापते हैं। जो हमारा मेमोरी का साइज होता है उसको हम किलोबाइट या केबी या जीबी में मापते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम
हर्ट्स में मापते हैं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए 50 हर्ट्स, जैसे यहां पर फ्रीक्वेंसी आ रही है एसी 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मैं मतलब आपको फिर से बता दे रहा हूं। जैसे ये देखिए यहां से अगर शुरू हो रहा है तो इसका ये हाफ साइकिल यहां पर आ रहा है और उसके बाद फिर से नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद यहां पर आ रहा है, तो ये इसका एक फुल साइकिल होगा। जैसा कि मैंने यहां पर अभी बताया था, ये इसका एक साइकिल होता है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक ये एक साइकिल होता है, ठीक है। इसको हम एक साइकिल बोलेंगे। एक साइकिल का मतलब होता है एक हर्ट्ज, ठीक है। या इस तरह से कहें कि जो हमारा एसी करंट होता है वो एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में कितने हर्ट्ज पहुंचाता है, यानी कितने हर्ट्ज होता है। तो इस तरह से अगर ये जो हमारी साइन वेव है वो चलेगा, जो हमारा वोल्टेज है, जो एसी वोल्टेज वो चलेगा, तो एक सेकेंड में ये 60 फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ठीक है। 60 जो इसका इसके 60 साइकिल एक सेकेंड में होते हैं। यानी इसकी जो स्पीड है वो स्पीड इतनी है कि एक सेकेंड में 60 साइकिल बन रहे हैं, तो उसको हम 60 साइकिल यानी 60 हर्ट्ज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, तो यानी एक सेकेंड में हमारे इंडिया की जो बिजली चल रही है, यानी जो बिजली की रफ्तार चलती है, वायर में किस रफ्तार चलते हैं, तो वहां पर देखिए एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 50 साइकिल एक सेकेंड में ये पूरा करता है। इसीलिए इसे हम हर्ट्ज बोलते हैं, 50 हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ चलती है या साइन वेव चलती है, ठीक है। तो ये एक वेव फॉर्म में होती है, जैसे देखा है आपने यहाँ पर, ये एक वेव फॉर्म होती है। तो दोस्तों एक और वेव फॉर्म होती है जो इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर में स्क्वायर वेव का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम स्क्वायर वेव का भी जान लेते हैं। स्क्वायर वेव क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि हमें स्क्वायर वेव की भी जरूरत होगी। वैसे जो वेव होती है वो कई तरह की होती हैं, लेकिन जो एम्पलीफायर के लिए, जब हम एम्पलीफायर रिपेयरिंग करेंगे तो उसके लिए जितनी हमें जरूरत है हम उतनी ही नॉलेज यहाँ पर शेयर करेंगे, उतनी ही चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमें दो तरीके की फ्रीक्वेंसी को जानना होगा, एक साइन वेव होगी और एक स्क्वायर वेव होगी जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप हर्ट्ज को जान गए होंगे कि हर्ट्ज किसे कहते हैं और हर्ट्ज कितने होते हैं, ठीक है। अगर एक सेकेंड में 60 साइकिल होते हैं, 60 साइकिल पूरे होते हैं तो 60 हर्ट्ज होगा। अगर 50 साइकिल होते हैं एक सेकेंड में तो वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। तो दोस्तों यहां पर आप समझ गए होंगे, तो मैं यहां पर इसको 50 हर्ट्ज मिटा रहा हूं, ये देखिए। अब उसके बाद समझ लेते हैं हम स्क्वायर वेव, ठीक है। यहां पर जो एसी का फॉर्म बन रहा था ये साइन वेव में है, ठीक है। इसका वेव का जो फॉर्म है ये गोल है, इसको हम साइन वेव कहेंगे, ठीक है। ये गोल गोल देखिए गोल बन रहा है ना, तो इसको हम साइन वेव कहेंगे। लेकिन जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर वेव होता है, स्क्वायर का मतलब आप समझते होंगे। स्क्वायर का मतलब देखिए कुछ इस तरह से स्क्वायर होता है, यानी जो यहाँ पर लाइन सीधी नहीं है तो ये समझ लीजिए कि ये यहाँ पर सीधी है, ठीक है। ये स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो इसी तरह का स्क्वायर वेव होता है। वेव का मतलब होता है दोस्तों तरंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। वेव का जो मतलब होता है वो होता है तरंग, ठीक है। वेव माने तरंग, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं यहां पर स्क्वायर वेव यानी स्क्वायर वेव की तरंगे मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखिए। देखिए दोस्तों यहां पर ये हमारा स्क्वायर वेव होगा, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर वेव होता है, तो इसको हम स्क्वायर वेव कहते हैं और इसको हम साइन वेव कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी के प्रकार है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आगे हमें हर जगह जरूरत पड़ेगी जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी का ही काम होता है। क्योंकि ये एम्पलीफायर है, ये पूरा काम इसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होता है। फ्रीक्वेंसी के प्रकार चेंज करके ही ये एम्पलीफायर अपना काम करता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा स्क्वायर, ये स्क्वायर वेव हो गया, इसको आप समझ गए। स्क्वायर वेव में भी सेम इसी तरह होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे। जैसे अगर 220 वोल्ट स्क्वायर वेव में होता तो क्या होता, यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर वाली लाइन जो देख रहे हैं, ये हमारा जीरो होगी। तो जीरो से क्या होता है, यहाँ पर ये अप होता है 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट का ये इसमें करंट होता तो ये यहाँ पर क्या होता, 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट यहाँ पर होता।
और जो उसके बाद ये 0 पर आता है, यहाँ पर फिर आ गया 0, उसके बाद फिर नीचे आया, ये देखिए ये भी यहाँ पर कितना आया है 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट तक ये रुका है। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों साइन वेव होता है, जो ऊपर आके जस्ट ऊपर आके एकदम पीक पॉइंट इसका थोड़ा सा होगा, फिर उसके बाद जैसे ही पीक पॉइंट के बाद तुरंत ही ये धीरे धीरे डाउन करता है। लेकिन जो स्क्वायर वेव होता है, स्क्वायर वेव में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जैसे वोल्टेज आया, जैसे अप हुआ, अप हो रहा है यानी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्ट ही 1 सेकंड में मतलब तुरंत ही ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ चला गया, इसका वी स्क्वायर वेव बना, यानी ये ऑन की पोजीशन में हुआ और उसके बाद तुरंत ही ये बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पर साइन वेव से इसमें एक ही अंतर है, यहाँ पर ये डायरेक्ट बंद हो जाता है, लेकिन ये धीरे धीरे बंद होता है, धीरे से चालू होता है, धीरे से बंद होता है। इस तरह से यहाँ पर ये साइन वेव होता है, और ये स्क्वायर वेव होता है, ये डायरेक्ट चालू होता है, बंद होता है। ये एक स्विच की तरह मान लो, जैसे ऑन हो गया, उसके बाद माइनस की तरफ ऑन हुआ, फिर प्लस की तरफ ऑन हुआ, फिर माइनस की तरफ ऑन हुआ, इस तरह से ये ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। इसको नीचे वाला हमारा माइनस होगा और ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको हम प्लस कहेंगे, ठीक है। इस तरह से होता है दोस्तों, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। जहां ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, मैं उसके लिए फिर से आपको रिप्लाई कर दूंगा या उसको सही तरीके से और भी अलग तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको साइन वेव फ्रीक्वेंसी और स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये दोनों फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी के प्रकार हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको अब मिटा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि आपको इतना समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ये 220 वोल्ट, ठीक है। ये एसी का फॉर्म मैंने यहाँ पर बताया था। एसी इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन इस तरह की एसी होती नहीं है दोस्तों। ये ज्यादातर आपको डीसी में, ये स्क्वायर वेव होता है ये आपको डीसी में मिलेगा और ये आपका एसी में मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर मिटा दे रहा हूं, क्योंकि ये जो स्क्वायर वेव फॉर्म होती है दोस्तों, ये सिर्फ इन्वर्टर में ही होती है। इन्वर्टर के सिवा ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इन्वर्टर या एसएमपीएस जो होते हैं उसी में ही ये स्क्वायर वेव का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। ये सिर्फ स्विचिंग के लिए, पावर सप्लाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है स्क्वायर वेव जो भी हमारा होता है। तो उसके बाद समझ लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा एसी है, उसके बाद हमारा समझ लेते हैं डीसी। देखिए ये एम्पलीफायर दो तरीके से चलता है, 12 वोल्ट डीसी। 12 वोल्ट डीसी से हो सकता है, या तो 24 वोल्ट डीसी से भी हो सकता है, ठीक है। 24 वोल्ट डीसी से भी होता है और 12 वोल्ट से भी हो सकता है। वो अलग अलग कंपनियां के अलग अलग वाटेज के हिसाब से ये एम्पलीफायर आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब यह हमारा एसी क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे 12 वोल्ट एसी होता है, वो डीसी होता है 12 वोल्ट डीसी। तो जो आपका बैटरी होता है, बैटरी में देखिए 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये जो बैटरी में वोल्टेज स्टोर होता है, करंट स्टोर होता है, ये डीसी फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग प्लेटें होती हैं, 2 तरह की प्लेटें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की। इन सभी को प्लेटों को सीरीज करके एक बैटरी बनाई जाती है, जिसमें एसी डीसी वोल्टेज स्टोर होता है, ठीक है। डीसी प्योर डीसी होता है, ठीक है। इसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे तो, लेकिन ये जो बैटरी है, बैटरी की कुछ क्षमता है, ये बैटरी जितनी क्षमता होगी उसके हिसाब से एम्पलीफायर को रन करवा सकती है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं डीसी के बारे में, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं डीसी, और डीसी का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे यहां पर आपने देखा था जो एसी होता है वो एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। लेकिन जो डीसी होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। उसका जैसे ये अप साइड चला गया तो यानी ये जो हमारा होगा प्लस वोल्टेज ऊपर जो साइड लाइन में बन रहा है ये प्लस वोल्टेज होगा, और ये हमारा होगा जीरो या ग्राउंड, ठीक है। ये जीरो होगा या ग्राउंड होगा, ठीक है। इसको जीरो मान लो तो भी ठीक है, ग्राउंड मान लो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक साथ और एक चीज होती है कि एम्पलीफायर में 2 तरह की भी सप्लाई होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अगर जो इसको हम नीचे की तरफ बनाते हैं तो ये हमारा निगेटिव वोल्टेज बनेगा, ठीक है। निगेटिव वोल्टेज इस तरह से होगा और पॉजिटिव वोल्टेज इस तरह से, यानी ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है और नीचे की साइड निगेटिव। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों, ये जो हमारा एसी वोल्टेज है ये बदलता रहता है, ठीक है। एक समान नहीं रहता हमेशा,
लेकिन ये डीसी होता है दोस्तों, ये एक समान होता है, एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है। ये डीसी वोल्टेज बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, इसलिए हम इसको डीसी यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो दोस्तों इसके साथ एक चीज और होती है, ये हमने यहां पर अभी वोल्टेज की बात की, वोल्टेज के सिवा एक चीज और होती है, मैं आपको बता दूं। पहले मैं इसको यहां से साफ कर दे रहा हूं। बात दोस्तों होता है एम्पियर, ठीक है दोस्तों। एम्पियर जो होता है, ये एम्पियर एक तरह से पावर होती है, या मान लो कि जो भी हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज के साथ एम्पियर जरूर जुड़ा होगा, ठीक है। जब तक एम्पियर नहीं होगा तब तक कोई भी वोल्टेज आगे नहीं बढ़ सकता, वो चाहे जितना भी वोल्टेज हो, उसके साथ एम्पियर जरूर होगा। एम्पियर और वोल्टेज दोनों आपस में मिले होते हैं। तो दोस्तों ये एम्पियर को कैसे समझेंगे, वोल्टेज और एम्पियर को कैसे समझेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैं ये एम्पलीफायर जो ड्रॉ किया है मैंने, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, क्योंकि इसको यहां पर जरूरत नहीं है। हमें अभी वोल्टेज और एम्पियर को अच्छी तरह से समझ लेना है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहां पर एक समरसिबल पंप मैंने यहां पर बनाया है दोस्तों। देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा होगा अच्छी तरह से, घरों में आपके टोटियां होंगी, पानी की मोटर होती है, वो कुछ इसी तरह से पानी का फोर्स यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है, और साथ में एक पाइप बनाया है, यानी जो मोटर का पाइप होता है, नीचे मोटर लगी होती है और ऊपर इसका पाइप लगा होता है, वहीं से इसका प्रेशर आता है, ठीक है। तो दोस्तों मान लो जो इस पाइप का एक साइज होगा, ठीक है, पाइप का एक साइज होता है, मान लो इसको हम 2 इंच मान लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो पाइप का साइज है दोस्तों 2 इंच है, और उसके बाद जो इसमें से पानी निकल रहा है, इस पानी का कुछ प्रेशर भी होता है, क्योंकि जो पानी निकलेगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कहीं ना कहीं बिना प्रेशर के ये पानी बाहर नहीं आ पाएगा, उसको चाहे थोड़ा सा प्रेशर हो और चाहे ज्यादा प्रेशर हो। ये जो इसकी चौड़ाई है, जो पाइप का साइज है, ठीक है, जो पाइप का साइज है, इस साइज को हम मान लेते हैं वोल्टेज, और जो ये फोर्स निकल रहा है, इस फोर्स को मान लेते हैं एम्पियर, ठीक है। ये फोर्स जो निकल रहा है दोस्तों, ये हमारा एम्पियर होगा, यानी कि यहां पर इसका जो साइज है, अगर इसका साइज हम, ये जो मोटर जितना भी यहां से पानी दे रही है, मोटर की जितनी क्षमता है वो उतना ही पानी देगी, लेकिन अगर इसका साइज हम बढ़ा दें, यानी इसकी जगह अगर हम 4 इंच का पाइप लगा देते हैं यहां पर, क्योंकि मोटर जो है हमारी वो जितना उसकी क्षमता है उतना काम कर रही है, यानी उतना पानी यहां पर लेके आ रही है, लेकिन अगर इसका साइज हम ऊपर से बढ़ा देते हैं, 4 इंच कर देते हैं, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसका साइज 2 इंच है, 2 इंच से और कम कर देते हैं तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा ये मोटर हो गया, ठीक है, ये मोटर हो गया, ये हमारा मेन वाट हो गया, ठीक है। ये जो मेन वाट हमारा, जिसे हम वाट बोलते हैं, जो वाट होता है दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं मोटर, और ये जो हमारा पाइप, पाइप को मान लेते हैं वोल्टेज, और जो हमारा प्रेशर लग रहा है उसको हम कह सकते हैं एम्पियर। इस तरह से हम समझेंगे दोस्तों। तो मान लो जैसे ये वाट है, तो जितना वाट होगा उस वाट को आप अपने जरूरत के अनुसार उसका प्रेशर कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसकी वाट नहीं बढ़ सकती, कभी भी उसका वाट आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसके एम्पियर और वोल्टेज को हम बदल सकते हैं। यानी ये मोटर जितना चल रही है ये तो अपना उतना ही चलेगी ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको चाहें तो इसका प्रेशर हम कम कर सकते हैं, इसका पाइप और यहाँ पर मोटा कर दें, यानी इसके वोल्टेज और बढ़ा दें, तो इसका एम्पियर जो है कम हो जाएगा, पाइप तो मोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लगेगा कि यहाँ 4 इंची पानी दे रहा है, 8 इंची पानी दे रहा है, लेकिन उसका प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें जरूरत है एम्पियर बढ़ाने की, यानी फोर्स बढ़ाने की, तो इसको हम कम कर देंगे, जो हमारा वोल्टेज है उसको हम कम कर देते हैं, तो हमारा फोर्स बढ़ जाता है। ये आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा दोस्तों कि हमारा एम्पियर किस तरह से काम करता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको एम्पियर
और वोल्टेज आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा, एसी और डीसी क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा। तो दोस्तों मैं यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद है हमने समझ ली होगी कि किस तरह से हमारा वोल्टेज, किस तरह से एसी, किस तरह से डीसी काम करता है, किस तरह से एम्पियर हमारा क्या होता है, और वाट किसे हम कह सकते हैं, यानी वाट जो होता है मेन एम्पियर और वोल्टेज का मिक्सर होता है उसे हम वाट कहते हैं। इसके लिए हम आगे भी कई सारे फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम वोल्टेज और वाट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। आज हमारी क्लास एक तरह से डेमो क्लास ही आप समझ लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा टेक्निकल चीजों को ना लेते हुए सिंपल सिंपल चीजों की जो मेन जरूरत की चीजें होती हैं, नॉर्मल चीजें होती हैं, उसी चीजों को मैंने यहाँ पर लिया है। साथ में चलिए एक चीज और समझ लेते हैं, जो हमारा एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में एक चीज और सिग्नल होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो आपका मोबाइल होता है, मोबाइल से या जो आपके मिक्सर के थ्रू एम्पलीफायर में जो लीड जाता है, ऑक्स जाता है, ऑक्स केबल जाता है, जो इस तरह का ऑक्स केबल से जो हम सिग्नल देते हैं उसको हम सिग्नल कहते हैं। तो किस तरह सा हो सकता है दोस्तों, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी या सिग्नल का मिक्सर होता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए यहां पर ये साइन वेव होता है, इसी तरह का ये भी साइन वेव होता है। मैं यहां पर आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं। कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, देख लीजिए। ये मान लो हमारा जो जो हमने मोबाइल से या माइक के थ्रू जो सिग्नल दिया है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमारा जो एम्पलीफायर होता है उसको हमने पावर दिया है एसी। अब हमें इस तरह का बनाना है, यानी एम्पलीफायर जो हमारा होता है उस एम्पलीफायर का काम होता है कि इस तरह का जो हमने सिग्नल दिया है छोटे लेवल में, तो उसको हमें बड़ा करना है, लेकिन सेम उसी तरह का। मान लो जैसे ये हमने यहां पर दिया है, ये क्या है, मोबाइल का सिग्नल है, लेकिन अगर इसको हमें साउंड में ले जाना है एम्पलीफायर के थ्रू, तो हमें क्या करना होगा, इसको और बड़ा करना होगा। ठीक है, बड़ा करने के लिए किस तरह से बड़ा होगा, इस तरह से। सेम इसी तरह का ये सिग्नल लेकर के दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर होता है बड़े लेवल में कर देता है। ठीक है, ये बड़े लेवल में कर देगा तो क्या होगा, जितना हमारा आवाज है वो बढ़ करके हमें साउंड में ज्यादा आवाज सुनाई देगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें भी बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, ये हमारी सिग्नल के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारे सिग्नल में क्या क्या है। हमारे सिग्नल में लो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, हाई फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, मिड फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, यानी जो सारी मिक्स फ्रीक्वेंसियां हैं उनका मिक्सर ही हम आवाज में जब देते हैं उनका सारा मिक्सर ही होता है। क्योंकि जब कोई भी हम सॉन्ग प्ले करते हैं तो उस सॉन्ग में आपको ढोलक होगा और चाटी होगी और साथ में खंजरी की आवाज होगी और बहुत सारी आवाज होती हैं, सिंगर की आवाज होती है, सभी चीजों का मिक्सर होता है। इसलिए वहां पर कई तरह की फ्रीक्वेंसियां एक साथ चलती हैं। ठीक है, कई तरह की फ्रीक्वेंसियां एक साथ होती हैं, लेकिन वो सभी होती हैं साइन वेव में दोस्तों। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी हम देते हैं, सिग्नल देते हैं, वो सभी साइन वेव में होती हैं। तो जो हमारा एसी होता है, एसी तो हमारा फिक्स है, इसमें भी कई सारी तरंगे हैं और इसमें भी कई सारी तरंगे हैं। तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए ये एसी चीज, हमें जो एसी है इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको मान लेते हैं तो दोस्तों यहां पर हमारी जो मिक्स होती है लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, उसको भी हम चलिए समझ लेते हैं कि जैसे ये जो वेव बन रही हैं उस वेव को हम अलग करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारा मान लो 500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम लो फ्रीक्वेंसी में मानेंगे। ठीक है, यहां हम
लो मांगे, ठीक है। 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर की जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी उसको हम लो फ्रीक्वेंसी मानेंगे, और जो भी दोस्तों 1500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर होगी फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम मीडियम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, ठीक है। इसको हम मीडियम फ्रीक्वेंसी मानेंगे। 1500 हर्ट्ज के अंदर की फ्रीक्वेंसी को हम मीडियम मानते हैं। 500 से ऊपर जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसको हम मीडियम के रेंज में रखते हैं, और जो 500 के अंदर की होती है तो उसको हम लो फ्रीक्वेंसी मानते हैं। यानी जो बेस होता है, जैसे आपने देखा होगा जो एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर में बेस का भी सिस्टम होता है, ट्रेबल का भी सिस्टम होता है, और साथ में मिड का भी होता है। जो हमारे टॉप लगे होते हैं, टॉप हमारा मिड रेंज के होते हैं, तो उनको हम यानी मीडियम फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो वो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जो हमारा बेस होता है, या जो साउंड बॉक्स में आपने देखा होगा जो बेस के स्पीकर होते हैं, उन स्पीकर में लो फ्रीक्वेंसी देते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर हम उसको देंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। मिड वाली रेंज में अगर 1500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर लेते हैं तो हमारा वो मिड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और हाई फ्रीक्वेंसी होती है साथ में, जो हमारा हाइस होता है दोस्तों, हाइस के लिए हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो मान लो जैसे यहां पर 1500 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम मीडियम मान रहे हैं, तो इससे जब प्लस होगी, यानी 1500 या 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर होती है, ठीक है, 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं। 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर होने पर उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी मानते हैं। तो दोस्तों ये जो मान लो हम यहाँ पर, ये हमारी लो फ्रीक्वेंसी होगी, ये हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो हमारा सिग्नल होता है, इसमें हमें सभी चीजें मिक्स की होती हैं। जो मोबाइल का सॉन्ग होता है, सॉन्ग में सभी तरह की फ्रीक्वेंसी मिक्स होती हैं, ठीक है। मिक्स होने के कारण ये अलग अलग फॉर्म में होती है। इसको हम डीएसओ में ही देख सकते हैं, बाकी इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने यहां पर समझाने का प्रयास किया था कि आपको समझ में आ जाए कि ये वास्तव में होता किस तरह से है। तो आगे जब आप सीखेंगे और समझेंगे सारी चीजें, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। मुझे सारी चीजें आपको बतानी नहीं पड़ेंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में होगा कि लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्क्वायर वेव क्या होता है, साइन वेव क्या होता है, एसी क्या होता है, और डीसी क्या होता है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप बता दीजिएगा कि हाँ, कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों थोड़ी सी सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। जो हमने कैमरा लगाया था, कैमरा में जो ऑटो फोकस होता है, वो ऑटो फोकस हमने ऑन रखा था, इसकी वजह से कहीं कहीं ब्लर हो रहा है वीडियो। तो मैं अगली बार ये ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने समझ लिया है कि एसी और डीसी एम्पियर फ्रीक्वेंसी और वेव के बारे में हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि ये सब चीजें क्या होती हैं। तो दोस्तों एक चीज और यहाँ पर समझने की बात है, जो हमारा एसी होता है, ये देखिए, जो हमारा एसी होता है, तो क्या आप अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपका एम्पलीफायर है, वो एम्पलीफायर एसी में काम करता है या डीसी में काम करता है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये एम्पलीफायर आपके सामने रखा है, ये एम्पलीफायर एसी काम करता है या डीसी काम करता है? तो दोस्तों इसका जवाब है, ये एम्पलीफायर डीसी में ही काम करता है। सदैव ये एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर हो, वो हमेशा डीसी में ही काम करता है, एसी में कोई काम नहीं करता है। क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी साइन वेव में होती है, और जो हम सिग्नल दे रहे होते हैं वो भी साइन वेव में होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम उसी को, ये जो एसी है, एसी को ही अगर हम एम्पलीफायर में दे दे डायरेक्ट और डीसी ना करें, उसके बाद हम इसको बना सकते हैं ऐसी फ्रीक्वेंसी? तो जवाब है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा एसी होता है, एसी को एक तरह से मान सकते हैं कि जो हमारा एसी है, मान लो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, जैसे व्हाइट है बोर्ड है,
और ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी व्हाइट पेन है, ठीक है, या तो व्हाइट कलर बोल सकते हैं। व्हाइट को अगर व्हाइट पर लिखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, मिक्स हो जाएगा, इसलिए इस जो हमारा ये एसी होता है इसको हमें प्योर करना होता है, यानी इसका कलर चेंज करना होता है। या तो हम इसका कलर चेंज कर दें या तो हम इसका कलर चेंज कर दें। कलर का मतलब फॉर्म, ठीक है, या तो इसका फॉर्म चेंज कर दें या तो इसका फॉर्म चेंज कर दें। क्योंकि ये हमारा आवाज वाला है, यानी जो हमारा सिग्नल है हमको इसको चेंज नहीं करना है। भले बाकी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हम इसको ही पहले चेंज कर देते हैं, इसको एकदम सिंपल कलर में कर देते हैं, यानी इसको सिंपल कर देते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, इसको हमें जो हमारा एसी है उसको चेंज करना होता है डीसी में। कोई भी एम्पलीफायर आपको एसी से चलता हुआ नहीं मिलेगा। उसको पहले जब भी एम्पलीफायर आप देखेंगे तो एम्पलीफायर को एसी तो दिया जाता है, ठीक है, उसमें लीड होती है एसी के लिए, वो एसी के लिए होती है, वहां से एसी दिया जाता है। लेकिन वो एम्पलीफायर कभी भी एसी से नहीं काम करता है, सारा काम वो डीसी से ही करता है। तो इसको कन्वर्ट करना होता है हमें डीसी में। तो हम देखते हैं, चलिए समझ लेते हैं कि हम इसको एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कुछ पावर सप्लाई होती है, कुछ पावर सप्लाई में जो हमारा एसी है इसको भी फिल्टर करने का काम किया जाता है। जैसे देख सकते हैं मेरे पास एक पावर सप्लाई है, इसमें जो एसी, जहां पर एसी इनपुट हो रहा है वहां पर भी यहाँ पर कैपेसिटर लगाए हुए हैं ताकि इस एसी को भी हम प्योर कर सकें, ठीक है। या तो कई बार ये देखिए लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है, ये एसी को प्योर करने का काम करता है। क्योंकि जब भी हमारी एसी चलती है तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन आ जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें डिस्टोर्शन आ जाने की वजह से ये इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसकी वजह से फिर से इसको हमें प्योर करना होता है। प्योर करने के बाद दोस्तों कुछ एम्पलीफायर में प्योर किया जाता है, कुछ में नहीं किया जाता। इससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो हमारा एसी है इसको हमें मिटा करके पूरा हमें डीसी करना होता है, बिल्कुल सीधी पॉइंट में, ठीक है। इस तरह से हमारे ये डीसी का सिंबल होता है, इसी तरह हमें डीसी को, मतलब एसी को इस तरह से हमें बदलना होता है। तो कैसे बदल सकते हैं दोस्तों, इसके लिए भी चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी ये एसी का वोल्टेज होता है, एसी का वोल्टेज सबसे पहले एम्पलीफायर में देने से पहले, एम्पलीफायर में जाते ही ये जो एसी होता है, जितने वाट का हमारा एम्पलीफायर है उतने वाट हम इस एसी से, यानी जो घर का 220 वोल्ट एसी का जो हमारे पास बोर्ड है वो एक तरह से बहुत बड़ा स्टोरेज है, वहां पर बहुत सारा वोल्टेज आ रहा होता है। तो वहां से हम एक लीड के थ्रू वहां से जितनी हमें जरूरत होती है उतनी जरूरत के अनुसार हम वहां से वोल्टेज निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उसको डीसी करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया, कुछ इस तरह ट्रांसफार्मर हो जाएगा दोस्तों। तो इस ट्रांसफार्मर को हम देंगे, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक है। यहां पर जब भी हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हम स्टेप अप बोलते हैं, और वोल्टेज को जब डाउन करते हैं तो हम स्टेप डाउन बोलते हैं। तो हमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। कोई भी एम्पलीफायर देखेंगे आप तो वहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो काम कैसे करता है दोस्तों, इसके लिए भी समझ लेते हैं। तो ये मान लो यहाँ पर 220 वोल्ट एसी आ रहा है, लेकिन इसका जो एम्पियर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये डिपेंड करता है कि जो आपका मेन ट्रांसफार्मर होता है जो 11,000 वोल्टेज से 440 वोल्ट या 220 वोल्ट बनाता है, उस ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें एम्पियर कितना है। तो हमें जरूरत होती है यहाँ पर लिमिटेड वोल्टेज की, जितना की हमें जरूरत है, एम्पलीफायर हमारा कितने वाट का है उसी के हिसाब से हम इस एसी से उतना वोल्टेज हम निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, और उसी में से इसका जो ये मान लो ये हमारा प्राइमरी हो गया, प्राइमरी में हम यहाँ पर 220 वोल्ट दे देते हैं, और उसके बाद इसके सेकेंडरी से हम मनचाहे वोल्टेज ले लेते हैं जितना हमें जरूरत होती है। उसी के हिसाब से ये पूरा ट्रांसफार्मर डिजाइन होता है कि हमें कितने वाट लेना है इस मेन एसी से, ठीक है। जो मेन एसी का बोर्ड है या जो मेन एसी की लाइन है आपके घर में, उसी से हमें अपनी जरूरत के अनुसार उतना वोल्टेज हमें अलग करना होता है। उसी के बाद अलग करने के बाद ही उसको हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो देखिए यहां पर साइन वेव बना हुआ है, 220 वोल्ट एसी का साइन बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा देखिए
जो हमारा हाफ साइकिल ऊपर का पोजीशन है, ऊपर वाले के पोर्शन का जो हाफ साइकिल है, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे और नीचे वाला निगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अगर इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके इसको हम वोल्टेज को कम कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर मान लो जैसे हम 0.50 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 0.50 यहां पर ले लेते हैं एक ट्रांसफार्मर के थ्रू, तो उसको हमें फिर से डीसी करना होगा। तो डीसी करने के लिए यहां पर जो वोल्टेज आएगा, ठीक है, वो भी सेम इसी तरह के फॉर्म में आएगा। तो दोस्तों जो हमारा एसी होता है उसको मैं यहां पर बड़ा ग्राफ बना करके समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए मान लो ये इस तरह से हमारा 220 वोल्ट एसी का साइन बन रहा है। तो ये होगा कैसे कि यहां पर देखिए, यहां से अगर शुरू होता है तो ये हमारा 1 वोल्ट होगा, फिर यहां पर 10 हुआ, यहां पर 20 हुआ, यहां पर 50 हुआ, यहां पर 100 हुआ और यहां पर 220 वोल्ट हुआ। ठीक है, इस तरह से कुछ यहां पर घटाव और उतार और चढ़ाव होता है, यानी वोल्टेज डाउन होता है और बढ़ता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में जाएगा यहां तक पीक तक, उसके बाद फिर से डाउन होगा, फिर से यहां से हमारी गिनती होगी माइनस की तरफ, यानी जैसे 220 वोल्ट पीक है तो उसके बाद फिर से जब हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आएगी, यानी जो साइन नीचे की तरफ आता है, तो वहां पर फिर से हमारे वोल्टेज डाउन होने लगते हैं और फिर से निगेटिव की तरफ वोल्टेज बढ़ते हैं। ठीक है, ये निगेटिव की तरफ यहां पर बनेंगे। तो इसी तरह से ये मान लो यहां से अप हुआ और इस तरफ से डाउन हुआ। ठीक है, यहां से हम माइनस की गिनती शुरू करेंगे, यहां पर माइनस होता है, जैसे यहां पर 10 हुआ तो यहां पर ये 100 हुआ, तो यहां पर भी 100 होगा, उसके बाद फिर 50 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा। ठीक है, इस तरह से यहां पर डाउन होता रहता है, यहाँ वोल्टेज घटते हैं और बढ़ते हैं, लेकिन ये कभी भी समझ में नहीं आता क्योंकि ये स्पीड इतनी ज्यादा हाई होती है। इतनी हाई स्पीड की वजह से हमें कभी भी समझ में नहीं आता कि ये कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है या क्या हो रहा है। लेकिन जब आप इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, मान लो इसका जो पॉजिटिव सेक्शन है इसको हम एक डायोड लगा करके, यहां पर जैसे मैं एक डायोड बना दूं, देखिए ये डायोड हो गया, इस डायोड के पॉइंट से अगर हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से, यहां से अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या होगा कि जैसे ये अप होगा तो यहां पर एक वोल्टेज बन जाएगा पॉजिटिव के, लेकिन सीधी रेखा में। ठीक है, ये इसको ये हो गया 0, यहां पर ये 220 वोल्ट के लिए यहां पर डीसी करंट यहां पर बन जाएगा, लेकिन अप साइड में। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड में बनेगा क्योंकि डायोड का जो पोजीशन है वो हमारा पॉजिटिव साइड में है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज बनेंगे। वो किस तरह से होंगे, क्योंकि यहां पर ये वोल्टेज है ये एक जैसा नहीं है, कम और ज्यादा हो रहा है, इसीलिए यहां पर जो हमारे वोल्टेज बनेंगे वो कट कट के बनेंगे। ठीक है, यहां पर कट के बनेंगे क्योंकि जो नीचे का पोर्शन एक बार साइकिल ऊपर गया, उसके बाद यहां पर वोल्टेज बना और फिर नीचे की तरफ आया, तो यहां पर क्योंकि ये डायोड एक ही तरफ काम कर पाएगा, ये डायोड जो होता है वो एक ही तरफ काम करता है, इसको अगर उल्टी दिशा में लगा दोगे तो यहां पर ये निगेटिव आने लगेगा, लेकिन अगर इसको सीधी में दिशा में लगाओगे तो यहां पर पॉजिटिव आने लगेगा। लेकिन इसका एक ही साइकिल ये बना सकता है, यानी जो पॉजिटिव साइड में लगाए हैं तो यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, लेकिन बीच बीच में डैश होगा, बीच बीच में गायब होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब नीचे की तरफ यहां पर फ्रीक्वेंसी बनेगी या जो वेव है वो नीचे की तरफ आएगी तो यहां पर गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको ये छोड़ देगा और उसके बाद जब फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर का यानी पॉजिटिव साइकिल जैसे हमारा बनेगा, पॉजिटिव की तरफ चलेगा, तो फिर से यहां पर एक वोल्टेज क्रिएट होगा, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो डीसी बनता है डायोड के बाद उसमें गायब होता है, उसको कहीं भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर उसको आप कहीं भी यूज करेंगे तो क्या होगा कि वहां पर या जैसे एलईडी लगाएंगे तो वहां पर ब्लिंकिंग होगी, यानी एलईडी बंद चालू इस तरह से होगी इतनी ज्यादा स्पीड में कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर ऑडियो को इस तरह या एम्पलीफायर को इस तरह का दे देंगे तो क्या होगा, वहां पर आपको घूम की आवाज या हामिंग की आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देगी और हमारी क्लियर आवाज नहीं आएगी। इसी तरह जब निगेटिव की तरफ होगा तो सेम इसी तरह होगा। जैसे अब यहां पर हम अगर एक उल्टी दिशा में एक डायोड लगा दें, यहां पर जैसे मैं डायोड लगा दूं उल्टा दिशा में, तो क्या होगा, यहां से जो वोल्टेज बनेगा वो भी डैश में होगा। ठीक है,
इस तरह से बनता है। यानी जब वोल्टेज जो होता है वो हमारा जो जब डीसी हम कन्वर्ट करते हैं तो डीसी में डैश डैश बन जाता है, यानी उसमें कहीं पर गायब हो जाएगा, कहीं पर वोल्टेज आ जाएगा, फिर गायब, फिर वोल्टेज, इस तरह से वहां पर होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम एक कैपेसिटर का अरेंजमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैपेसिटर आपने देखे, छोटे बड़े कई सारे साइज में कैपेसिटर आते हैं। इन कैपेसिटर का इस्तेमाल करके हम इस वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, ये जो डैश होता है, मान लो जो हमारा खाली जगह होती है जहां पर वोल्टेज नहीं बन रहा है, ये जीरो हो गया, यहां पर फिर आया, फिर जीरो हो गया, इस तरह से होता है। तो यहां पर हम इस कैपेसिटर के माध्यम से हम उस वोल्टेज को बराबर कर लेते हैं। यानी तो दोस्तों जब ये हमारा एसी जो वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज को अगर हम डायोड लगा करके, ठीक है, अगर यहां पर हम एक डायोड लगा देते हैं सीधी दिशा में, ठीक है, पॉजिटिव दिशा में अगर हम लगा दें यहां पर डायोड, तो क्या होगा, यहां पर जब हमारा साइन ऊपर की तरफ जाएगा तो यहां पर एक वोल्टेज क्रिएट होगा, और फिर जैसे ही नीचे की तरफ आएगा तो यहां पर खाली जगह हो जाएगी, फिर जैसे ऊपर यहां से जाएगा तो उसके बाद फिर से यहां पर एक वोल्टेज क्रिएट होगा। यानी जब हम इसे डायोड के थ्रू डीसी में करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, जैसे कि आपने देखा होगा जो हैंड पंप होता है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा हैंड पंप है, इसमें क्या होता है, जैसे ये जो हमारा जैसे ही हमें इसे नीचे की तरफ पुश करेंगे तो यहां पर पानी आएगा, ठीक है, यहां से खींच करके पानी आएगा। लेकिन जैसे इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर पानी नहीं आएगा। लेकिन यहां पर एक टंकी बना दी जाती है, उस टंकी में जैसे ही यहां पर नीचे की तरफ दबाएंगे तो उस टंकी में पानी आएगा, और फिर ऊपर ले जाने पर यहां पर पानी नहीं आएगा। लेकिन जो इसका स्टोरेज होता है, यहां पर टंकी में एक टंकी होती है, उस टंकी में स्टोर होता रहता है पानी, तो यहां पर उस तरह का प्रेशर नहीं बनता। यहां पर लगातार पानी, आप देख सकते होंगे कि यहां पर लगातार पानी आता रहता है, ठीक है, इस टंकी की वजह से। तो हम समझ लेते हैं कि ये जो टंकी है ये हो गया हमारा कैपेसिटर। जब भी आप देखेंगे कोई भी वोल्टेज, कोई भी सप्लाई देखेंगे जहां पर एसी से डीसी हो रहा होगा, तो वहां पर इस तरह का कैपेसिटर एक लगा हुआ हो सकता है, और जरूरी होगा ऐसा कुछ नहीं है, हर सप्लाई में आपको कैपेसिटर जरूर देखने को मिलेगा। जैसे ये मान लो यहां पर टंकी देख रहे हैं, इसी तरह से जैसे हैंड पंप काम करेगा, यानी ये टंकी ही कैपेसिटर के रूप में काम करेगी, ठीक है, इस तरह से ही होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये कंसेप्ट कैसा है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का। तो दोस्तों आगे भी हम ऐसी ही चीजें, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये एसी से डीसी का जो सिस्टम होता है, एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये क्लास 1 हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको कुछ समझ में जरूर आया होगा, या जो भी आया हो, किस तरह से आया, कैसा है, जो भी आप इसका आपका जो रिस्पॉन्स हो वो जरूर आप रिप्लाई कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस डिजिटल दुनिया की वजह से हमने हाथ में जो कलम पकड़ी है, आज आपकी बदौलत हमने ये फिर से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि काफी समय हो गया हमने हाथ में कलम पकड़ी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की मदद से आज फिर से ये मौका मिला है दोस्तों। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी त्रुटियां हुई होंगी, क्योंकि जो बोर्ड है दोस्तों यहाँ पर ये इतना चिकना है, इसमें क्लियर तरीके से ना ही लिखा जा पा रहा है, ना ही मतलब हाथ सेट नहीं है। ये हम चीजें आगे धीरे धीरे करके इसको हम इम्प्रूव करते रहेंगे, आप लोगों का साथ बना रहे। बस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, अपने आप को और आगे ले जाऊंगा, और आपको भी साथ में आगे ले जाऊंगा। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।